हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स 5 जुलाई से 11 जुलाई तक लेके आया हूँ। ठीक है, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। गर्मी थोड़ी सी कम होने लग पड़ी है, बरसात का मौसम आ गया है, मैंगोज़ खा रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इस हफ्ते हमारी डेवलपमेंट्स रही हैं। अब देखिए, इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी UNCTAD इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड, अभी क्या है, किसको मिला है? ऑब्वियसली इंडिया को मिला है। ठीक है जी, इंडिया को ये अवार्ड मिला है, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है और आपके काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है, तो जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड एजेंसी 2021 अवार्ड क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले तो जानते हैं कि इन्वेस्ट इंडिया क्या है। अब इन्वेस्ट इंडिया क्या है? ये है एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, और ये हुआ था इस्टेब्लिश 2009 में। ठीक है जी, और क्या एज नॉन प्रॉफिट वेंचर ऑफ किससे? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल। ठीक है जी, और ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल किसके अंतर्गत आता है? ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो दोस्तों अब एक और आपको चीज़ जो करनी चाहिए कि जिस भी मिनिस्ट्री के बारे में, देखिए ये जो सोर्सेज हैं मेरे ना, मैं कैसे बनाता हूँ इसका सोर्सेज का क्या है कि इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और आपका PIB और बाकी मैगजीन्स वगैरह जो होगी उनसे करता हूँ। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं? अब देखिए कि ये जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं आपकी, ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, अब दोस्तों मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा कि मैं ट्रेड मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो करने लगा, तो मतलब हमारे इतनी ज़्यादा मिनिस्ट्री है कि मेरे लिए ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ जिससे कोई आपको मदद हो सके, कि आप जाइए और ये ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसे अगर हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी वेबसाइट पे जाके इसकी स्कीम ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, स्कीम्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में तो क्वेश्चंस पूछते ही हैं, चाहे वो UPSC हो या फिर स्टेट सर्विसेज हो या बाकी कोई भी हो। ठीक है, तो आप ये इंडस्ट्रीज़ या जो आपकी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ की, पक्का खोलिए, यहाँ से स्कीम्स और बाकी इनिशिएटिव्स के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है? इट फोकसेस ऑन किस पे? सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स। सेक्टर स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स जो कि हेल्प करते हैं इन टारगेटिंग एंड डेवलपिंग न्यू पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू एनेबल सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इंडिया। ठीक है जी, सस्टेनेबल मतलब कि चलती चले। ठीक है जी, चलते चले, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ और ख़त्म, मतलब सस्टेनेबल रहे इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इंडिया। अब फंक्शन ऑफ इन्वेस्ट इंडिया क्या होता है? ठीक है जी, अब फंक्शन ऑफ अब ये बेसिकली क्या है कि इन्वेस्ट इंडिया जो है पार्टनर करती है किसके साथ? विद सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, जो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज हैं उनके साथ, और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ठीक है जी, जैसे कि आपकी ये एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी है, इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप ही है एक तरीके से। ठीक है जी, और ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्वेस्ट इंडिया इनके साथ काम करती है मिलके। ठीक है, अब ये क्या करती है? इट वर्क्स एक्टिवली विद सेवरल इंडियन स्टेट्स। ठीक है जी, इन किस लिए? इन अ बिड टू बिल्ड कैपेसिटी एंड ब्रिंग इन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस इन्वेस्टमेंट टारगेटिंग। ठीक है जी, ग्लोबल मतलब कि पूरे देश देशांतर पूरी दुनिया में। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट टारगेटिंग करनी है इन्होंने कि जी हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एरियाज। तो ये देखिए हमारे को, देखिए इकोनॉमी में आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट का कितना बड़ा रोल रहता है। इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है जी, फॉरेन FDI है, फिर इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर की कंपनीज आएंगी हमारे देश में करेंगी, तो इकोनॉमी क्या होगी? इकोनॉमी बूम करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है। अब ये क्या है कि ये फोकस करता है किस पे? सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट टारगेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू पार्टनरशिप विद सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऊपर बात कर ली थी। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, IPA क्या होता है? IPA क्या होता है? एक इन गवर्नमेंट एजेंसी होती है जिसका मिशन होता है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंट्री
स्टेट, रीजन और सिटी। अब देखिए फॉर एग्जांपल इंडिया तो एक बड़ा है, एक इंडिया का तो एक बड़ा है ना कि अपने इंडिया में किसी कंपनी ने बोला कि हम जी 25,000 ऑफिस खोल लेंगे, ये तो एक बड़े उस पर हो गया। सपोज पंजाब है, ठीक है जी, पंजाब है और वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है जी, तो आईपीए जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी इसमें मदद करेगी, किस लिए, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए स्टेट का भी अपना रहता है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह बढ़े, ठीक है जी, वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, इस टाइप से। अब आईपीए टू डू दिस फंक्शन कैसे करता है, इज़ यूजिंग बाय मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब कि अवेयरनेस रेज करते हैं रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ अट्रैक्टेड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले मैंने क्या देखा था कि पंजाब की ही बात कर ले, मैं पंजाब का एक न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि एक एरिया है वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर है, बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर। अब सलाइन वाटर है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है जी, प्रॉब्लम तो आएगी। अब एक बंदा आया, उसने क्या किया जी, यहाँ पे ना झींगे, आपके झींगे जो होते हैं वो उगाना शुरू कर दिए, और जी देखते ही देखते उसका मतलब एनुअल टर्नओवर जो हो 30 लाख हो गया, मतलब कि एक छोटी सी लैंड से ही, मतलब ऑब्वियसली। तो इस तरीके की चीज़ें जब देखते हैं ना कि आपके झींगे तो आपके आपके वहीं पे ही प्रोड्यूस होंगे कोस्टल एरिया में ही, लेकिन अब देखिए पंजाब एक लैंड लॉक्ड एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट में है, तो इस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ें जो हैं अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाती है। फिर उसमें क्या होता है कि उसकी मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि आपका हनी हो गया, इस टाइप की चीज़ें होगी तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके क्या है, इसके 4 कोर फंक्शन है आईपीए के। 4 कोर फंक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट जनरेशन करनी है इन्होंने, इमेज बिल्डिंग करनी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, ठीक है जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है और आफ्टर केयर करनी है सर्विसेज की, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें, अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है जी, आईपीए आपका। इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू द चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस कंसल्टिंग कॉरपोरेशन। तो ईपीएफओ वाले, अगर इफ़ द ईपीएफओ स्टूडेंट्स आर सीइंग दिस लेक्चर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। देखिए हमने इसके बारे में भी मैंने आपका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो रिवीजन बैच करवाया था, ठीक है जी, एक आपके दी थे मैंने लेक्चर, उसमें मैंने इसके बारे में बात करे थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में जाके पढ़िएगा, ईपीएफओ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर नॉर्मल कोई जो आपकी सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट है बाकी वाले देख रहे हैं लेक्चर, तब भी आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा ऐसे जानते हैं, क्या है ये, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस नेटवर्क है और लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेसेस है, और इसका गोल क्या है, स्ट्रेंथन करना किसके, इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसेस का, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और किस लिए, टू सेट पॉलिसी फॉर द चैम्बर्स। और ये जो बोर्ड और काउंसिल है हायर करते हैं क्या, प्रेसिडेंट, सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए एक्सप्लेन्ड कॉलम था आपका इंडियन एक्सप्रेस में, कॉपरेशन मिनिस्ट्री आ गई है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन आई है, अमित शाह जी लीड करेंगे, ठीक है जी। होता क्या है ये कॉपरेशन मिनिस्ट्री, होती क्या, इसके बारे में देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन आई है हमारी, जानना ज़रूरी। कोई नई मिनिस्ट्री ऐड होती है, देखिए आपका कैबिनेट शफल भी हुआ है, उसकी अब मैं चीज़ें लिस्ट नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनियन मिनिस्टर है, क्योंकि मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं, पोर्टफोलियोज थोड़ा सा वैसे रहता है, तो आप वो इंटरनेट से देख सकते हैं, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का क्या है ये, व्हाट विल बी द न्यू मिनिस्ट्रीज ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। अब ये मीडिया रिलीज आया था किससे, पीआईबी से। तो फॉर दोज हु फील कि हाँ सोर्सेज क्या है, पीआईबी से ही हमारे मोस्टली सोर्सेज रहते हैं, ठीक है जी। और पीआईबी ने क्या कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन विल प्रोवाइड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनेगा किस लिए, फॉर स्ट्रेंथिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब देखिए आप ना अगर वैसे थोड़े से न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि अमूल ने क्या कहते हैं अपने दूध के रेट बढ़ा दिए, मतलब ओके ठीक है बढ़ा दिए कोई बात नहीं, पीटा जो है वो अमूल के पीछे पड़ गया है, ठीक है जी। ये कंट्रोवर्सी है और ये कोऑपरेटिव मूवमेंट आ गया, क्यों रिलेट हो रहा है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या कहा है, इट विल हेल्प डीपन द कोऑपरेटिव्स एज अ ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट रीचिंग अपॉन द ग्रास रूट। अब दोस्तों जो अच्छे से पॉलिटिक कर चुके हैं बताइए कि डीपीएसपीज में कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के ऊपर कोई अगर है आर्टिकल हमारा,
मतलब इससे मिलता जुलता है, महात्मा गांधी जी ने कुछ बोला था? अगर है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब क्या है, हमारे कंट्री में कोऑपरेटिव जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल पे होते हैं, ठीक है जी। और ये भी बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, जिसमें कि ईच मेंबर वर्क्स विद द स्पिरिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये एक है। अब मिनिस्ट्री जो है वो करेगी वर्क स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में, किस लिए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो दोस्तों जाइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का क्या रैंक है और ये कौन करता है रिलीज? वर्ल्ड जो रैंकिंग है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है जी, बताइए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है जी। और कॉपरेटिव्स और जो है एनेबल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्स, ठीक है जी, ये पीआईबी ने कहा था। अब हिस्ट्री पे आते हैं थोड़े से, कॉपरेटिव मूवमेंट पे, ठीक है जी। अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा से है, ठीक है जी। और इसका मतलब ये किसके रिस्पांस पे आई थी? एग्रीगेरियन मतलब एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस और ओवरऑल इंडेप्टनेस मतलब उधारी पे आई थी। अब देखिए, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लेजिस्लेशन कब आया था? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में आया था, ये एक पॉइंट है। 1912 में एक और एक्ट पास हुआ था टू रेक्टिफाई सम ऑफ द ड्रॉबैक इससे इसके, ठीक है जी। नेक्स्ट लैंडमार्क आया था 1919 में। 1919 में क्या आया था? मॉन्टेग क्लेमफर्ड्स रिफॉर्म आया था। तो आपका हिस्ट्री भी निकल आया यहाँ से। जो लोग थोड़े से सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, आई होप सभी कर रहे हैं, क्योंकि स्लीपी क्लासेस आपने ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया, तो आई होप अब सीरियसली पढ़ाई करें। अब जाइए हिस्ट्री में, आज इसको बारे में पढ़ना है और 1919 में क्या क्या हुआ था। चलिए 3 पॉइंट्स बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि 1919 में क्या क्या हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री से बताना, ठीक है जी। 1919 बड़ा ही ज़्यादा है, ठीक है जी। और अब चलिए वापस आते हैं, ठीक है। मॉन्टेग क्लेमफोर्ड रिफॉर्म हुए थे 1919 में, और इसमें क्या है? कॉपरेशन वाज मेड अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या है? इट अलाउड द प्रोविंसेस टू कम अप विद देयर ओन लेजिस्लेशन। प्रोविंसेस को अलाउ कर दिया था कि खुद की लेजिस्लेशन मतलब रूल्स के साथ आ जाओ फॉर गवर्निंग द कॉपरेटिव्स, ये हो गया। लेटर 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, किस लिए? कवर करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी मेंबरशिप एक्सटेंड कर दी थी बियॉन्ड 1 प्रोविंस, मतलब कि पहले एक प्रोविंस होती थी, अब इसकी मेंबरशिप 1 प्रोविंस के हो गए। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ? 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ठीक है जी, एनडीसी। अब बताइए अभी एनडीसी का क्या है? इज एनडीसी स्टिल देयर? कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एनडीसी स्टिल देयर और नॉट, ठीक है जी। उन्होंने रिकमेंड किया था एक नेशनल पॉलिसी, किस पे? कोऑपरेटिव्स पे, और ऑल्सो फॉर ट्रेनिंग पर्सनल एंड सेटिंग अप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। तो ये किसने करा था? एनडीसी ने करा था, ठीक है जी। अब 1984 में क्या किया था? पार्लियामेंट इनेक्टेड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, किस लिए? टू रिमूव द प्लेथोरा ऑफ लॉज। प्लेथोरा ऑफ लॉज मतलब बहुत ज़्यादा, इतने दर आपके लॉज थे गवर्निंग द सेम टाइप्स ऑफ सोसाइटी, मतलब कि इनको करने के लिए 1984 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट कर दिया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, ठीक है जी। 2002 में क्या, इंडिया जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स और सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स किया था, ठीक है दोस्तों। अब इनका एम क्या था? इसका एम था टू रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस एंड स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। मतलब बनाना है तो बढ़िया से बनाओ, बड़ा होकर अपनाओ, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, मत्स्य सेतु की आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की। तो मत्स्य सेतु क्या है? मत्स्य सेतु, मत्स्य तो आपको पता ही है, हिंदी में मत्स्य का मतलब होता है मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, ठीक है। मत्स्य सेतु ऐप पे आते हैं। अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप जिसका नाम रखा मत्स्य सेतु, ठीक है जी। अब ये ऐप डेवलप हुई थी टू डिसेमिनेट द लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है जी। अब एक्वाकल्चर भी डिफरेंट होते हैं। अब देखिए, अब फ्रेश वाटर का मतलब क्या हुआ? सी नहीं होगा, वो सी जो है फ्रेश वाटर नहीं होता है, ठीक है जी। अब ये किस लिए है? टेक्नोलॉजी टू एक्वा फार्मर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है जी। अब ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई है? ये कंबाइंड एफर्ट है, किसका? आईसीएआर का। आईसीएआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर। तो अब आज आप जाके इसके बारे में पढ़ोगे, रीड, ठीक है जी, रीड अबाउट दिस।
और इसकी फंडिंग कहाँ से आई थी? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद है। देखिए आपको यहाँ से आ गया। कई बार आपको 1 2 3 करके ऐसे दिए होते हैं कि ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भुवनेश्वर में है, ये हैदराबाद में। अब फीचर्स ऑफ ऐप देखते हैं। फीचर्स ऑफ ऐप क्या क्या है? अब इसके है कि इट हैज़ स्पीशीज़ वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सेल्फ लर्निंग ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल। ठीक है जी, स्पीशीज़ वाइज जैसे कि ट्राउट हो गई, ठीक है जी, सैल्मन हो गई, जस्ट गिव एन एग्जांपल। इंडिया में वैसे सैल्मन नहीं होती है। ठीक है जी, इस टाइप के ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल हैं। अब मॉड्यूल्स जो हैं वो स्मॉल वीडियो चैप्टर्स दिए हुए हैं। किसके लिए? कन्वीनियंस ऑफ लर्नर के लिए, मतलब कि वीडियो चैप्टर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद एडिशनल लर्निंग मटेरियल। ठीक है जी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन क्या किस किस पे दिया? ब्रीडिंग, सीड प्रोडक्शन, ग्रो आउट कल्चर, कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेज। अभी देखिए कार्प हो गई, कैट फिश हो गई, स्कैम्पी हो गई, म्यूरल हो गई, ऑर्नामेंटल फिश होगी, पर्ल फार्मिंग होगी। अब पर्ल फार्मिंग ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना अगर टाइम होगा। बहुत ही तगड़ी चीज़ है। एक टाइम पे तो मैंने सोचा था मैं भी करूँगा, लेकिन फिर दैट्स अ टेल फॉर अनदर डे। ठीक है जी। अब बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर फॉलोड इन मेंटेन द सॉइल एंड वाटर क्वालिटी। ठीक है जी, कैसे? मतलब आपकी जो सॉइल है और वाटर क्वालिटी उसको मेंटेन करना है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी करते हैं। फीडिंग और हेल्थ मैनेजमेंट जो है वो उसके बारे में भी क्या हुआ है, इसमें सारा दिया हुआ कि फीडिंग और हेल्थ मैनेजमेंट एक्वाकल्चर की कैसे रखनी है। अब मॉड्यूल्स जो है ये आपने देखिए कि छोटे छोटे उस पर कह रहे हुए हैं। ठीक है जी। अब in order to motivate learners and provide a lively learning experience, क्विज और टेस्ट भी बनाए गए हैं इसमें। ठीक है जी, तो जिसमें कि आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाए। तो देखिए कितना बढ़िया चीज़ है, मतलब कि खुद ही कीजिए। और जब आप कंप्लीशन कर देते हो अपना ऑनलाइन कोर्स मटेरियल तो आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है जी, जो कि ऑटो जनरेट होता है, मतलब आपको एक ई सर्टिफिकेट होता है। अब ये जब ये ऐप यूज़ कर रहे हैं तो फार्मर्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आपकी एडवाइस भी मिल जाती है। किससे? एक्सपर्ट से एडवाइस भी मिल जाती है। तो बहुत ही बढ़िया मत्स्य ऐप है। ठीक है जी। और एनहेंसमेंट ऑफ फिश फार्म प्रोडक्टिविटी, जो इनकम भी बढ़ जाएगी आपकी फार्मर्स की, तो ये बढ़िया चीज़ है। अब ट्रेनिंग में क्या है? ऑर्नामेंटल फिशरीज भी हैं। ठीक है जी। सीवीड कल्चर भी है। देखिए सीवीड कल्चर क्या है कि आपको पता है सीवीड जो है खाने लायक होती है, मुझे भी नहीं पता था। हमारे एक टीचर होते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी, प्रोफेसर नमिता गुप्ता, उन्होंने बताया था। वो जेजू आइलैंड गए थे, वो कहते कि सीवीड भी खाते हैं। तो मैंने क्या बात है मैम। एनीवे, अब क्या है कि सीवीड कल्चर पे भी है। अब मॉड्यूल ऑन फीड प्रिपरेशन है और पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन भी है। तो दिस इज़ अबाउट मत्स्य ऐप। ठीक है जी। अब कैपेसिटी बिल्डिंग जो है फिश फार्मर्स की, वो भी एक वाइटल रोल करेगा। किसमें? स्पेयर हेडिंग टेक्नोलॉजी। स्पेयर हेडिंग टेक्नोलॉजी आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम होगा। ठीक है जी, वैसे तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दी है। और ये क्या है, इसमें आप अगर किसी को बताना चाहते हो अपने गांव में, तो ये इट शुड बी पॉपुलराइज एंड शुड रीच ईच एंड एवरी फिश फार्मर इन कंट्री। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं। देखिए लोक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ना, ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में कुछ ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं थी, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जानना ज़रूरी है। देखिए एक आध भी डिपार्टमेंट आपका कवर हो जाए ना एक लेक्चर में, और आपका वो क्वेश्चन फंस गया एग्जाम में, तो फिर बल्ले बल्ले। अब जानना ज़रूरी है पब्लिक एंटरप्राइज क्या है। ठीक है जी। अब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है एक नोडल डिपार्टमेंट है। किसका? फॉर ऑल द सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस। और ये फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज रिलेटेड टू CPSEs, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है जी। अभी क्या करता है बेसिकली, ये ले डाउन करता है पर्टिकुलरली पॉलिसी गाइडलाइंस करता है। किसके लिए? ऑन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है जी, इवैल्यूएशन, ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल डेलीगेशन और पर्सनल मैनेजमेंट इन सेंट्रल सेक्टर एंटरप्राइजेस, CPSEs। अब फर्दर मोर ये क्या करता है? ये कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है इंफॉर्मेशन इन पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे। ठीक है जी, ये पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे पे करता है सेवरल एरियाज इन रिस्पेक्ट टू CPSEs। इन फुलफिलिंग इट्स रोल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट्स विद अदर मिनिस्ट्रीज। ठीक है जी, मतलब कि बाकी मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी इसकी पूरी कोऑर्डिनेशन रहती है कि हाँ जी ठीक है, CPSEs एंड अदर एंड कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। अब
एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ रूल्स ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है, फॉलोइंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके डीपीई में डालने हुए हैं, ठीक है जी। वो क्या क्या है, रेजिडुअल वर्क जो है, जो कि ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल है वो है। कोऑर्डिनेशन मैटर ऑफ जर्नल पॉलिसी, जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से होते हैं, ठीक है। जर्नल पॉलिसी जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से हैं, ठीक है जी। इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस करते हैं किसी कि आपने चेक करना है कि कैसे कैसे हो रहा है, जिसमें कि एमओयूज जो भी होते हैं, एमओयू जो मैकेनिज्म होता है वेरियस उसका, उसको चेक करना कि किस तरीके से है, ठीक है जी। और मैटर्स रिलेटिंग टू परमानेंट मशीनरी ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है जी। मतलब कि आप बैठ के किस तरीके से बात कर रहे हो, आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि बैठे हो और आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आना है, ठीक है जी। और फिर काउंसलिंग, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, किस पे, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है जी। किसके अंतर्गत, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस। आपको पता है कि वीआरएस आया था तो आपके काफ़ी ज़्यादा जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हुई थी, बीएसएनएल उसका एक एग्जांपल है, ठीक है जी। और क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं किसका, कैपिटल प्रोजेक्ट्स पर, एक्सपेंडिचर पे, सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेज सीपीएससीज पे, ठीक है जी। और मेजर्स करते हैं किस पे, और उसका एम क्या होता है, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस किसकी, सीपीएससीज और अदर कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ठीक है। अब रेंडरिंग एडवाइस किसकी होती है, रिलेटिंग टू रिवाइवल, रीस्ट्रक्चरिंग, क्लोजर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है जी। मतलब कि बंद करना है, खोलना है, कुछ भी करना है, उसकी एडवाइस देनी होती है। और मैटर्स रिलेटिंग टू स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, और मैटर रिलेटिंग टू इंटरनेशनल सेंटर ऑफ और पब्लिक एंटरप्राइज। तो मतलब कि आपको मैंने सारा ही बता दिया, ठीक है जी। अब आपका जो रत्न स्टेटस होते हैं, ठीक है जी, महारत्न, इस तरीके के जितने भी रत्न स्टेटस हैं वो कौन देते हैं, इसकी कैटेगराइजेशन जो है वो यही देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। रत्ना स्टेटस जो यहीं से आते हैं, और सर्वे ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज भी यहीं से होता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं, जो कि असिस्टेड होते हैं एक एस्टैब्लिशमेंट विद ओवरऑल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 122 ऑफिसर्स एंड पर्सनल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आपके करंट अफेयर्स जो हैं इस वीक के हुए ख़त्म, ठीक है जी। आई होप आप सब सही होंगे, ठीक है जी, और अपना ख्याल रख रहे होंगे, पढ़ते रहिए, रिसर्च करते रहिए। करंट अफेयर का बेसिक रूल है रिसर्च करते रहिए, लेकिन ऐसा ही नहीं रिसर्च ही करना है, उनके नोट्स बना के रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है जी। एलिमिनेशन में मदद करते हैं रिसर्च एंड रिवाइज, ठीक है दोस्तों। तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।